and welcome to the special class of chemical reactions and equation. एक्चुअली ये इस चैप्टर के लिए ही स्पेशल क्लास नहीं है, बल्कि ये क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए भी काफ़ी स्पेशल क्लास है और गारंटी के साथ आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री की सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं आज, चलिए आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या होता है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज और क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, तो चलो आओ देखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर इतनी सारी रिएक्शंस दिख रही हैं, ओ माय गॉड। और ये सारी रिएक्शंस अगर मैं बोलूं कि आपके 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपके तो पसीने ही छूट जाएंगे। आपको लगेगा कि यार इतनी सारी रिएक्शंस कैसे लर्न होंगी। तो इसका बहुत आसान तरीका है, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके मन में अभी भी बहुत सवाल होंगे कि यार इतनी सारी रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी और कैसे लर्न करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल नहीं लर्न करनी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है जो कि होती है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस सीरीज को देखने के बाद दोबारा आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या है ये सीरीज, क्या बता क्या रही है ये सीरीज, और इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि अभी तो हम केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं। और क्या एप्लीकेशंस हैं इसके केमिस्ट्री में, कैसे ये मेरे 10th क्लास की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा आसान बना रही है। और अब यार एक टेबल, अब इसको भी लर्न करना पड़ेगा, तब इसको कैसे लर्न करें। तो चलो अब इस सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम इस वीडियो में देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ज़रा थोड़ी सी बातें ही कर लें। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे से अगर हम स्टार्ट करें, एरो को देखें, तो वैसे जैसे एरो ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ही एरो बता रहा है कि रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो इंक्रीज हो रही है। मतलब नीचे के मेटल्स जो हैं वो कम रिएक्टिव हैं और जो ऊपर के मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ऐसा कैसे? और रिएक्टिविटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? क्या रिएक्टिविटी, कैसे वो ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी क्या मतलब इसका? तो चलो आओ देखें कि रिएक्टिविटी का क्या मतलब है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी मेटल की टेंडेंसी कितनी है उसकी पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करने की, यानी कि कैटायंस को वो कितनी जल्दी फॉर्म कर सकता है। अब जो एक मेटल होता है जब वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या फिर किसी भी सॉल्ट ऑफ अदर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो बनाता है कैटायन को। अब ये कैटायन जो है यहाँ पर कैसे फॉर्म हो रहा है और ये कैटायन क्या होता है, चलो समझें। अब जो कैटायन है हम बोलते हैं कैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। मतलब अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो मेरे पास सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन सी स्टेट में है? न्यूट्रल स्टेट में है। बट अगर मैं बात करूं Na+ की, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और मैंने इसका नाम दे दिया कैटायन। ऐसा क्यों दिया? क्या हुआ इस सोडियम के अंदर कि ये एक पॉजिटिव चार्ज में बदल गया? तो एक्चुअली इसके अंदर हुआ कि इसमें से निकल गया एक इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बार समझते हैं। जैसे आपके पास एक एटम है, अब इस एटम के इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में है बस एक ही इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया, लूज कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को, और जैसे इसने लूज करा इस इलेक्ट्रॉन को तो इसने ये एटम बना लिया। अब इसमें जो इनर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसको काउंट करें
तो 11 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स किस एटम में होते हैं? सोडियम में होते हैं। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बना लेगा Na+। अब उसने प्लस साइन क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस भी तो एक साइन होता है, तो इसने प्लस साइन क्यों लिया, चलो समझें। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स की बात करूं, प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, उसमें भी 11 प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन की बात करूं तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो मैं उसको लिख देती हूँ 0। तो इसमें कितने होते हैं? 11 ही होते हैं, 11 या 12 होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 12 होते हैं, तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, तो अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ 11 नहीं, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट प्रोटॉन्स तो मेरे पास 11 ही रहे, क्योंकि मैंने प्रोटॉन्स को थोड़ा ना निकाला और ना ही मैंने निकाला न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन भी उतने ही रहे। बट क्या चेंज हो गया? इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही तो ऊपर आएगा, और कितना ज्यादा है? सिर्फ एक ज्यादा है, तो बस एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोडियम पर आ जाएगा और सोडियम बन जाएगा कैटायन। और अब हम बोलते हैं ना कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, कॉपर जिंक इतने रिएक्टिव नहीं है उससे। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ मेटल ही क्यों पॉजिटिव चार्ज बना रहा है? तो देखो, अब मेटल में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, वो ये जो न्यूक्लियस है इससे दूर था, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो न्यूक्लियस है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स पुल करता है, खींचता है, ज्यादा खींचता है। तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ जाते हैं थोड़े से। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर हो तो वो जो इन्फ्लुएंस है पॉजिटिव चार्ज का, वो जो न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कम लगेगी। तो अगर कम लगेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल सकता है, इजिली बाहर निकल सकता है और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर सकता है। जैसे इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो टीचर बीच में खड़ी हुई है और उसके आसपास बच्चों ने सर्कल बना लिया। अब जो लास्ट वाला सर्कल होगा जिसमें बच्चे काफी दूर हैं टीचर से, तो जो टीचर का इन्फ्लुएंस है लास्ट वाले बच्चे पर वो कम हो गया। अब वो बच्चा जल्दी से गायब हो सकता है पीछे से, क्योंकि टीचर तो नहीं देख पा रही उसको, ना उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है पीछे बच्चे पर। और ऐसे ही जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और जब टीचर आगे होती है तो आगे वाले बच्चे कितने घबराए होते हैं ना यार, वो चीटिंग ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे बैठे हैं, क्योंकि टीचर उनको कॉन्टिन्यूसली देख सकता है। बट उसी टाइम पे बैक बेंचर्स क्या कर लेते हैं? चीटिंग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कम हो गया टीचर का लास्ट तक, राइट। तो बच्चे क्या कर लेते हैं? चीटिंग कर लेते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से उतना ही उसके लिए इजी होगा उस एटम से बाहर निकलना और वो बना लेगा पॉजिटिव चार्ज। और मेटल्स के पास सुपर पावर होती है पॉजिटिव चार्ज बनाने की, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज की। तो अभी हमने क्या देखा? रिएक्टिव मेटल तभी होगा जब वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, पॉजिटिव आयन बना सके जल्दी से। और अगर जल्दी पॉजिटिव आयंस बना रहा है लूज करके इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। और अगर मैं बात करूं लेस रिएक्टिव मेटल की, तो वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी लूज नहीं कर पा रहा तो उतनी जल्दी वो पॉजिटिव आयन नहीं बना पाएगा, कैटायन जल्दी नहीं बन पाएगा, तो रिएक्टिविटी हो जाएगी कम। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक अरेंजमेंट है मेटल्स का इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट रिएक्टिविटी। और हमने क्या देखा? जो मेटल्स हायर
पे होते हैं सीरीज के, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं और कैटायन जल्दी फॉर्म कर लेते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव हैं। और अगर मेटल नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज के तो वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते हैं और बहुत देर से कैटायन को बना रहे हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी है कम। अगर हम बात करें मेटल्स की जो मेटल ग्रुप 1 में है, पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स ग्रुप 1 में होते हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है लूज करने के लिए। देखो, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को अपने शेल से बाहर निकालने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। और ग्रुप 1 का साइज जो होता है एटम्स का वो बड़ा होता है देन ग्रुप 2 और बाकी के ग्रुप से भी। ये हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Li+ बना लेगा, सोडियम भी Na+ बना लेगा और पोटेशियम बना लेगा K+, क्योंकि इन सब में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो बहुत आसानी होती है इन्हें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए जो ग्रुप 1 होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं कि यार अब ये सीरीज में हमने ये देख लिया कि ये रिएक्टिव कोई होता है तो ज्यादा क्यों होता है, कैटायन कैसे फॉर्म होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, बट यार इस सीरीज को कैसे लर्न करें? तो बहुत सिंपल ट्रिक है मेरे पास, सदियों से बच्चे इस ट्रिक को अपनाते आए हैं और लर्न करते आए हैं और ये ट्रिक सबसे ज्यादा काम करती है। तो चलो इसको जल्दी से लर्न करें। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटेगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटेगा। अगर आप 4-5 बार भी इसको पढ़ लेते हैं ना और सुन लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परमानेंटली ये याद हो जाएगा, गारंटी है। अब केदारनाथ, के इज पोटेशियम, Na नाथ में Na जो आ रहा है सोडियम, कैल्शियम का कैल्शियम, माली का M मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, जरा Z जिंक, फीके Fe आयरन, पकाता P फॉस्फोरस नहीं होगा क्योंकि फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है, ये होगा लेड, है H हाइड्रोजन, कौन कॉपर, है Hg मतलब मरकरी, आगे Ag सिल्वर, आओ Au गोल्ड, पिटेगा Pt प्लैटिनम। है ना काफी आसान। तो देखो अब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देख रहे हो यार, ये काले कलर से जो मार्क करा हुआ है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं होता, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या कर रहा है मेटल की। तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन जो है मेटल ना होते हुए भी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में है, तो वो क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो वो मेटल की तरह ना थोड़ा थोड़ा बिहेव करने लगता है, बट इसकी ना और भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम इसको मेटल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये गेन भी कर लेता है लूज भी कर लेता है। तो आज से समझ में नहीं आया इसको कहाँ पे रखें, मेटल्स में रखें नॉन मेटल्स में रखें, तो इसको एक अलग से टॉप पे जगह दे दी है कि तुम यहीं बैठ जाओ, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन है ना वो एक मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, इसलिए हम इसको मेटल की सीरीज में रख देते हैं कि यार एक कंपैरिजन के लिए हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको HCl से रिएक्ट कराते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो हाइड्रोजन ना हर जगह आ रहा होता है, तो वहां पे हमें देखना होता है कि ये रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। अब इसको देखते हैं कि यार अब हम रिएक्शंस को कैसे लिखें। तो सबसे पहले इसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज है। तो इसकी हम 4 इम्प्लीकेशंस को देखेंगे। पहली इम्प्लीकेशन है कि आउटकम ऑफ रिएक्शन बताएगा, मतलब ये बताएगा कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट फॉर्म होगा भी नहीं होगा, कुछ भी मिला दो कि कुछ भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्या फॉर्म होगा और होगा भी या नहीं होगा।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल्स जो होते हैं वो ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या टेक्निक अपनाई जाए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओर्स में से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरोजन केमिस्ट्री में इसका यूज। कोरोजन जो होता है वो मेटल्स का होता है, आपने सुना होगा। तो अगर हम ये पढ़ लेंगे कि कौन सी चीज कितनी जल्दी कोरोड हो रही है तो हम उसका प्रिवेंशन भी उसके हिसाब से ढूंढ सकते हैं। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि कोई मेटल अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको स्टोर कैसे करा जाएगा। तो चलो आओ समझते हैं इसको एक एक करके। वैसे हमारे इस चैप्टर में आउटकम ऑफ रिएक्शन ही सबसे ज्यादा यूजफुल है और कोरोजन ज्यादा यूजफुल है, बट ये जो चारों चीजें हैं ये आपके क्लास 10th की केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आउटकम ऑफ केमिस्ट्री देखें, आउटकम ऑफ रिएक्शंस देखें। तो अब अगर मैं बोलूं कि पोटेशियम और लेड में, पोटेशियम के और लेड में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर मैं बोलूं कौन कितनी जल्दी कैटायन फॉर्म करेगा। ये जल्दी कैटायन फॉर्म करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ये मोर रिएक्टिव हुआ, राइट। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपके पास है आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अब यार इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो Fe फादर है, जो कॉपर है वो है कोई थीफ या फिर किडनैपर है, और जो सल्फेट है वो है कोई बच्चा, किड है, कोई बच्चा है कोई, ठीक है। इस किडनैपर ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया और अपने पास रख लिया। अब फादर अपने बच्चे को ढूंढ रहा है कि कहाँ गया मेरा बच्चा। अब उसको पता चला कि कॉपर जो किडनैपर है, कॉपर द किडनैपर, उसके पास उसका बच्चा है। अब कॉपर को ये नहीं पता था कि जो सल्फेट है उसके फादर हैं आयरन। और अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, Fe या कॉपर? तो आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब अब जो फादर है अगर उसको मिल गया कॉपर तो वो कॉपर की कर देगा अच्छी तरीके से पिटाई, है ना, और यहां से हटा देगा कॉपर को और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। मतलब अपने बच्चे को अपने पास ले आएगा और कॉपर की पिटाई करके उसको अकेला छोड़ देगा। और सेम यही होगा रिएक्शन में भी। जैसे ही कॉपर सल्फेट में आयरन तुमने डाल दिया, आयरन नेल डाल दिया, वैसे ही क्या होगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को छोड़ देगा अकेला। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर समझ में आया कि क्या हुआ। अब एक और देखते हैं, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। अब बच्चे कहाँ पर है, बच्चा अपने पापा के पास है, फादर के पास है, और अब कॉपर दोबारा किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। बट हमें तो पता है जी कॉपर जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव, इतना पावरफुल है ही नहीं, तो क्या वो फादर को अब अपने बच्चे से अलग कर पाएगा? नहीं, वो अपने बच्चे को उसके फादर से अलग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है कॉपर से। वो जो कॉपर है वो आयरन को कभी भी डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो इसको जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसमें यही देखते हैं क्या कौन सा जो एटम है वो कितना रिएक्टिव है। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है, देखो जैसे आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसने उसको हटा दिया। बट यहाँ पर कॉपर तो रिएक्टिव है ही नहीं आयरन से, तो वो आयरन को हटा ही नहीं सकता, उसमें इतनी पावर है ही नहीं। और एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। सोडियम वाटर के साथ मिल गया। अब
Na और H में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Na ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में से मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? तो हम क्या लिख देंगे? MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस निकलेगी। अगर आपको ये सारी रिएक्शंस आ जाएं लिखने के लिए तो अपने रफ में ये लिख लिया करो। उससे क्या हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने में कि कौन कितना रिएक्टिव है, और गलती 0%। अब एक और देखते हैं, पीबी और हाइड्रोजन में, लेड और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी क्या बना लेगा? PbOH होल ट्वाइस प्लस H2। नेक्स्ट, Ag और हाइड्रोजन। Ag और हाइड्रोजन, देखो Ag आ गया हमारा नीचे, हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है, ऊपर है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या Ag इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। पानी में आप सिल्वर का बना कोई ऑर्नामेंट डालते हैं या यूटेंसिल डालते हैं, चांदी के जो ग्लास वगैरह आते हैं, तो क्या वो खराब हो जाते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। बट अगर सोडियम को तुमने पानी में डाल दिया तो हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि लग जाएगी वहां पर आग। इसीलिए कभी भी लैब में जाओ तो कृपया करके सोडियम पोटेशियम को पानी में डालने की गलती मत करना, या तो खुद को जला लोगे और पूरी लैब को जला दोगे। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है एक स्पेशल ऑयल में जिसको बोलते हैं केरोसिन, क्योंकि ये जो सोडियम पोटेशियम है ना, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि अगर वो बाहर खुला भी छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड बना लेंगे और लग जाएगी वहां पर दोबारा से आग। इतने ज्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा हीट उधर निकल रही होगी। तो बी केयरफुल जब भी सोडियम और पोटेशियम को आप हैंडल करें। देखो ऐसे लगती है आग। ये तो बहुत थोड़ा सोडियम था, और अगर करना भी एक्सपेरिमेंट तो अपनी टीचर की निगरानी में ही करें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एसिड के साथ। अब हमने क्या करा, मेटल को डाल दिया एसिड में, तो क्या बनेगा? बनेगा मेटल क्लोराइड और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर Na ज्यादा रिएक्टिव है या फिर हाइड्रोजन? तो आप बोलेंगे क्या रिएक्टिव है? देखकर हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, Na ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये बना लेगा NaCl प्लस अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट, Mg ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन? तो Mg ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बना लेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। देखो कितनी कितनी जल्दी जल्दी रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या हमें लर्न करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हमने बस देखा अरे Na ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, बनाओ, हटाओ हाइड्रोजन को, लगाओ मेटल उसके साथ, है ना। अब नेक्स्ट Pb ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन? Pb ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा? PbCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके बाद Ag ज्यादा रिएक्टिव है या फिर हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। एसिड में भी अगर सिल्वर को डाल दोगे, देखो अगर वाटर में या फिर HCl में कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को डाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। बट अगर आपने ऊपर वालों को डाल दिया वाटर में या फिर HCl में, तो रिएक्शन होगी। किसी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, किसी के साथ इतनी ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होगी। अब मेटल एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। अब हमारे पास ऊपर के जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से होते हैं।
उसके बाद कार्बन के नीचे अब हमने कार्बन भी ऐड कर दिया, ठीक है, देखने के लिए कि एक्सट्रैक्शन कैसे होगी इजीनेस के लिए। अब जिंक आयरन लेड जो हैं उनको क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिड्यूस कराएंगे। क्या मतलब है कि जो जिंक होता है या फिर लेड आयरन होते हैं ये ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम कार्बन के साथ रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि हमें क्या कराना है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कराना है। तो जैसे ही कार्बन के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि ये रिएक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है कार्बन से, कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कार्बन क्या कर देगा, उसमें से इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनमें से ऑक्सीजन निकाल देगा और जिंक को कर देगा या फिर लेड और आयरन को कर देगा अकेला। तो इसलिए करते हैं कार्बन के साथ इसकी रिडक्शन। अब अगर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर की बात करें तो ये खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं, ये ऐसे हैं कि खुद ही बैठे बैठे रिड्यूस हो जाते हैं। और प्लैटिनम और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो प्योर स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो कोई चीज प्योर स्टेट में प्रेजेंट है तो उसमें से क्या निकालोगे, वो तो वही है। अब बात करते हैं कोरोजन केमिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री होती है ये। मेटल डिग्रेड कर देता है अपने आप को नेचुरली क्योंकि उस पर ऑक्साइड या फिर सल्फाइड की लेयर आ जाती है, जिससे उस मेटल या तो वो खराब हो जाता है, जैसे आयरन के आपने ब्रिजेस देखे होंगे, जंग लग जाती है। जंग भी क्या है, कोरोजन ही है। जब जंग लग जाती है, हम बोलते हैं ना अगर किसी चीज में जंग लग गई तो वो उसके लिए एक पॉइजन की तरह है, एक मरने जैसी हालत में हो गया, क्योंकि अगर जंग लग गई तो क्या होगा, जंग क्या बोलते हैं, जंग एक कैंसर है आयरन का, तो एक बार जंग लग गई तो उस आयरन की मौत है ना। तो अब अगर हमें पता होगा कि आयरन जो है रिएक्टिव है, उसमें जंग लग जाती है, तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी जो गाड़ी है वो लोहे की बनी होती है, अब वो लोहे की बनी होती है, क्या वो रखे रखे उसमें जंग लग रही है, नहीं लग रही, क्योंकि उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है जिससे वो आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचा रही है। तो आयरन अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो आपकी गाड़ी सही सलामत है ना। जैसे ही जो क्रोमियम की प्लेटिंग है जब वो हट जाती है, आपने देखा होगा जंग लगने लग जाता है उस पार्ट में और आपको प्लेटिंग दोबारा करानी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है कोरोजन केमिस्ट्री का। तो अगर हम बात करें कोरोजन केमिस्ट्री की, तो अगर हम सिल्वर तक देखें तो सिल्वर तक वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है। सिल्वर भी क्या हो जाता है, टार्निश हो जाता है। अगर आप देखोगे काला सा पड़ने लगता है, फिर आप दोबारा पॉलिशिंग कराते हो उसकी, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। गोल्ड, प्लैटिनम इतनी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको काफी ज्यादा टाइम लगता है। आप देखोगे काफी टाइम के बाद आपकी कोई गोल्ड की चीज काली पड़ने लगेगी। नेक्स्ट बात करें, लेड तक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि लेड तक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वाटर के साथ। इवन कोल्ड वाटर में भी वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आग लगा देंगे। ऐसा तो ना पानी में आग लगा दी, ये वही वाले मेटल्स हैं जो पानी में भी आग लगा दें। अब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो होते हैं वो स्टीम में रिएक्टिव होते हैं, मतलब जब उनको वाटर की स्टीम मिलेगी वो तब रिएक्ट करेंगे। वो कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिव मेटल्स को कैसे स्टोर करा जाए। तो अगर हमें वाटर और ऑक्सीजन से कम कांटेक्ट में लाना है मेटल्स को, तो हमें उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में, स्पेशल ऑयल्स में या फिर किसी इनर्ट गैस के साथ स्टोर करना पड़ेगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो उनको केरोसिन ऑयल में हम करते हैं स्टोर। अब बात करते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स की। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मेटल्स टॉप पर होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो मतलब ये क्या होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में। ये जो मेटल्स होते हैं वो टार्निश कर जाते हैं या कुरोड हो जाते हैं बहुत ज्यादा इजीली क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब जो मेटल्स नीचे होते हैं हाइड्रोजन के, वो इतने ज्यादा इजीली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बट जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स, वो जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं।
अब जो मेटल हायर रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब ऊपर की तरफ हैं, वो लोअर मेटल्स को, हायर वाले मेटल्स लोअर मेटल्स को इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं उनके मेटल सॉल्ट से। जैसे हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, ये क्या है, मेटल सॉल्ट है। हमने लिया था आयरन, हमें पता है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया और भगा दिया यहाँ से और खुद लग गया सल्फेट के साथ। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि आयरन ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे है, कम रिएक्टिव है आयरन से। तो चलो देखें आपको कितना समझ में आया आज की क्लास में। पहला, इस जो भी हमारे पास अब होंगे मेटल्स, उनको आप अरेंज कर दो उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ पिटेगा। देखो कितना आसान हो गया लिखना, मैंने बोलते बोलते पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है ना। अब कितना आसान है यहाँ से जानना कि कौन सा अरेंजमेंट ठीक है। तो मैग्नीशियम जिंक कॉपर आयरन, बिल्कुल नहीं, आयरन तो रिएक्टिव है ज्यादा कॉपर से। आयरन जिंक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को कितना पीछे कर दिया, ये भी गलत। मैग्नीशियम जिंक आयरन कॉपर, ये ठीक लग रहा है कुछ। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं, कॉपर आयरन, देखो कॉपर को आगे रख दिया, ये तो कितना बड़ा पाप कर दिया, ये भी नहीं होगा। कौन सा ठीक होगा, सी पार्ट इज करेक्ट। हो गया ना कितना इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कौन सा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब हमारे पास वाटर है यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन वाटर से बना होता है, तो हाइड्रोजन है यहाँ पर। कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, which of the following is most reactive towards हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl होता है। HCl दोबारा यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा होगा, कैल्शियम, गोल्ड, लेड, पोटेशियम। तो जो भी हाइड्रोजन के नीचे आएगा मेटल वो कम रिएक्टिव, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो कौन सा होता है, कैल्शियम ऊपर है, गोल्ड Au होता है, वो कहाँ है, नीचे है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। लेड Pb ये ऊपर है, पोटेशियम K ये भी ऊपर है, तो कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, गोल्ड नहीं करेगा। और कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा पूछा है, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, जो सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर कौन सा है, पोटेशियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो चीजों को डिस्कस कर लिया। अब आपको इसके आंसर जल्दी से बताने हैं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। Which of the following is least reactive in oxygen? ऑक्सीजन में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, कैल्शियम, लेड, प्लैटिनम, गोल्ड, अभी हमने डिस्कस करा था। यहाँ पर क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। And which of the following is extracted through electrolysis? अगर याद नहीं आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस से हम किसको कराते थे, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो कौन सा है वो मेटल, अभी भी नहीं याद आ रहा तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लो और इसको करके आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और मजा आया होगा इस वीडियो में। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। और इंस्टाग्राम पे हम बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट डालते हैं, तो आप ज़रूर फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझे जल्दी से मैसेज करिए कि आपको ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे मैं आप इन सब चीज़ों को प्रोवाइड आपको करा सकूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और समझते हैं चीज़ों को।